दोस्तों, जैसा कि हमें पता है एज पर न्यू स्कीम जो हमारा ग्रुप 1 है उसके अंदर सिर्फ 3 ही पेपर है हमारे पास, और इस 3 पेपर की जो एक नाव है उस नाव को पार लगाने का काम कौन सा पेपर करता है सर? पेपर नंबर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को जान लें कि आईसीआई के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे हैं, सो दैट हम अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन एएफएम की कर पाएँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सर, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एएफएम दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें यहाँ पर करनी है हमें। यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन हमको गिवन है कौन सा है सर? तो सेक्शन नंबर 1, ठीक है ना। हमने देखा सर सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसकी वेटेज हमें गिवन है 8 से 15% की। अब सर इस सेक्शन में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो आइए सर, हमने कहा चैप्टर हमारा है पहला थ्योरी, जिसमें फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात यहाँ पर की जाती है। सर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर रोल ऑफ सीएफओ, ठीक है ना। इसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क, फिर हमारा इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद गोल्स को बैलेंस करना विथ ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं सर चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? रिस्क मैनेजमेंट। अब ये सर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, इसमें एक पोर्शन प्रैक्टिकल भी है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट लेस है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा है वो प्रैक्टिकल चैप्टर। तो मैंने कहा सर ये है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दैट इज वैल्यू एट रिस्क, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बाकी सारा का सारा यहाँ पर थ्योरेटिकल ही है, ठीक है ना। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है ना। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क की बात की गई है। इवैल्यूएशन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी तो ये जरूरी है कि इसके बाद वाले हिस्से में भी हम किसकी बात करेंगे सर? एडवांस कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि सर रिस्क की वजह से कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे इफेक्ट होते हैं। तो आइए सर, ये वही पोर्शन है जो हमारा न्यू ऐड हुआ है, ठीक है ना, न्यू एडेड। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट, इसके आगे हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पे क्या इंपैक्ट आएगा। यही नहीं, इसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि रिस्क को कैसे डील करेंगे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर, जैसा कि मैंने कहा था। अब आगे चलते हैं सर, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम रिस्क को अपने कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारी बात है और हमारा यहां पर जो सेक्शन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 जो है हमारा, वो हमारा यहां से शुरू हो रहा है दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 जो दिया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस, जो कि अगेन एक थ्योरेटिकल मेजॉरिटी में चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है ना। कौन सा है वो सर? यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल मार्क कर देता हूं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो प्रैक्टिकल है हमारा एस्पेक्ट, ठीक है ना। बाकी सारा थ्योरी है। आइए आगे चलते हैं सर। सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद हमारे पास यहां पर जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, ये है हमारा एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए वेटेज आप देखिए कि यहां पर डबल होती दिखेगी आपको सेक्शन नंबर 2 की, ठीक है ना। कितनी है सेक्शन नंबर 2 की वेटेज? 20 से 30%। अब एक थ्योरी के बाद हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच में डील कर रहा है ये चैप्टर, ठीक है ना। जिसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं सर? इक्विटी रिस्क प्रीमियम, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, डिस्काउंट रेट का सिलेक्शन, अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, फिर वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और वहीं पर हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात है। जैसा कि चैप्टर का हेडिंग ही है सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कैसे निकालना है, वही यहां पर हम इन्फर कर पा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं सर। हमारे सेक्शन 2 के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट चैप्टर हमको देखने को मिलेगा और जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कलेक्टिव सिक्योरिटीज को जब पोर्टफोलियो कहा जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी बातें यहां पर की जा रही हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। सर कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या होती है, पोर्टफोलियो रिवीजन कैसे होता है, पोर्टफोलियो को इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, एसेट का एलोकेशन कैसे करना है, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो जैसी बातें यहां पर हमें देखने को मिलने वाली हैं। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्टिकुलर एएफएम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। सर यहां पर ये भी हमारे पास एक थ्योरी का क्वेश्चन जिससे आता है, आ चुका है। सर ये आपको देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा स्कोरिंग भी मैं कहूंगा कि पर्टिकुलर पोर्शन है हमारे लिए, ठीक है ना, एएफएम के अंदर। अब सर हमारा सेक्शन नंबर 3 यहां से स्टार्ट होता आपको दिखेगा, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन ये अगेन एक थ्योरी का पूरा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा नंबर की थ्योरी सीए फाइनल के लेवल पर पूछी गई है अभी तक। अब सर हमें पता ही है कि सीए फाइनल का जो एएफएम हो गया अब, और न्यू स्कीम में तो 30 मार्क के मैंडेटरी एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड आएंगे। तो उस नजरिए से ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। और जो सेक्शन का वेटेज हमको देखने को मिल रहा है वो कितना है सर, 20 से 30%। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर सर इसके बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर है, देखिए म्यूचुअल फंड। अब ये इजी भी है और मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ना ये वो चैप्टर है जो हमें फ्री के नंबर देके जाता है। दोस्तों एक ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनाने का जो एवेन्यूज हैं आईसीए के पास यहां पर है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें कभी एनएवी निकालने को पूछा जाएगा, कभी स्टार्ट डेट की एनएवी, कभी एंड डेट की एनएवी, ये सारी बातें यहां पर पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब सर आते हैं हम अपने अगेन डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सर ये तो हम जानते ही हैं, ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि सर जो पिछले अटेम्प्ट्स रहे उसमें भी ये वाला पोर्शन तो हमें पता ही था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही बनी हुई है। इसके अंदर हम देख लेते हैं सर कंटेंट में क्या क्या है हमारे पास। सर फ्यूचर्स हैं, ठीक है ना, उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, वैल्यूएशन करना, अच्छा उसको हेज कैसे करना है, तो फ्यूचर्स को यूज करते हुए हेज कैसे करना है, ये सारी बातें हमें देखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन, ऑप्शन की प्राइसिंग, इसमें ग्रीक्स क्या होते हैं, रो, वेगा, थीटा, ये सारी बातें हैं हमें देखनी है, ठीक है ना। अब सर इसके बाद एक और नया पॉइंट जोड़ा है यहाँ पे, एग्जॉटिक ऑप्शंस, ठीक है ना। उसके बाद क्रेडिट डेरिवेटिव्स, रियल ऑप्शंस, ठीक है ना, डेरिवेटिव मिशैप्स एंड लेसन्स, स्वैप्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जो एलिमेंट है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको लिख लेनी है अपने साथ साथ, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, ये तो पहले भी था, पर वेदर डेरिवेटिव्स पहले नहीं था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स ये भी पहले नहीं हुआ करता था, तो ये न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो नया चीज ऐड हुआ है उसको तो जरूर से बहुत अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं अब और देखते हैं सर इसके बाद हमारे पास और क्या क्या है। सर इसी के साथ हमारा ये जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी है। अब दोस्तों यहां पर एक छोटी सी गलती आईसीआई की तरफ से हुई है, मैं वो गलती पहले दिखा देता हूं आपको। तो सर गलती ये हुई है कि जो हमारा ये देखिए सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 4 आ गया, अब सेक्शन 3 यहां पर ये डालना शायद भूल गए। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन था कौन सा था वो सर, सिक्योरिटाइजेशन से, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये सिक्योरिटाइजेशन से लेकर हमारे जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे हमारे सेक्शन 3 में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सेक्शन नंबर 2 खत्म हुआ था, यहां से सेक्शन नंबर 3 चालू हुआ था। सेक्शन नंबर 3 सिक्योरिटाइजेशन, सेक्शन नंबर 3 म्यूचुअल फंड्स एंड देन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो ये सेक्शन नंबर 3 है, आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि एफआर और एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस का भी सेक्शन वाइज जो वेटेज है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जरूर से ये वीडियो भी देखनी चाहिए। आगे चलते हैं।
यहां से हमारा सेक्शन नंबर 4 चालू हो रहा है। सर सेक्शन नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, सर क्या है इसके अंदर? फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो हम लिखते हैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो एरिया है वो इतना ज्यादा वास्ट है इस चैप्टर का कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। सर यहां पर हमको क्या क्या बातें देखनी है? तो मैंने कहा सर हमें फॉरेन करेंसी मार्केट, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और है भी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि हमें बार बार याद दिलाते रहना है अपने आप को कि सर एमसीक्यूज यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सर आगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर ये क्या है? ये कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, और अगर उसमें हम फॉरेक्स को जोड़ दें, फॉरेक्स की अंडरस्टैंडिंग को जोड़ दें, तो ये एक चैप्टर बना दिया क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम कैपिटल बजटिंग करेंगे बट इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में कोई कर रहा हो, ठीक है ना। तो यहां पर दो अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व होंगी और उसमें हमें क्या निकालना है? सर हमें कैश फ्लोज निकाल के एनपीवी निकालना होता है, ठीक है ना। तो काफी इजी चैप्टर है। क्या क्या है सर आइए देख लेते हैं एक बार इसके अंदर भी। सर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट वाइजाविस पेरेंट कैश फ्लोज, हमें पेरेंट कंपनी के कैश फ्लोज कैसे निकालने हैं वो बताना है। सर बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर बाहर का कोई यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पेरेंट वहां हो गया और उस करेंसी के पर्सपेक्टिव में हमें कैश फ्लोज यहां पर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है सर। इसके आगे डिस्काउंटिंग रेट को एडजस्ट करना और रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लोज कैसे निकालने हैं, तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, सॉवरेन फंड्स क्या होते हैं, गिफ्ट सिटी क्या है, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश फ्लो एंड उसकी नीड क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमाइजिंग द कैश फ्लो और उसकी नीड्स, ये दोनों ही बातें। तो ये सारी थ्योरी टॉपिक आ गया है यहाँ पर हमारा। आगे चलते हैं सर। इसके बाद हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, क्वेश्चन यहाँ से अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। जनरली सर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, एफआरएज, स्वैप, सारे ये सारे टॉपिक निकल कर आते हैं और जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है मैं तो कहूंगा, बट बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है ना, खासकर स्वैप्स के अंदर, ठीक है। तो आपको इस बात को रखना है याद कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये तीन क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर यहाँ पर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें, आप बताइए। तो सर बेंचमार्क रेट एक थ्योरी टॉपिक है हमारा यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है सर, उसकी हेजिंग कैसे की जाती है, तो बहुत सारे हमारे को क्या दिए हुए सर, मेथड्स दिए हुए, ठीक है ना, मॉडर्न मेथड्स भी दिए हुए यहाँ पर, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड स्वैप्शंस, ठीक है ना। तो जब ऑप्शंस और स्वैप्स को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? स्वैप्शंस बन जाता है। ये सारी बातें हम जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे तब सीखेंगे, ठीक है ना। तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम अपने सेक्शन नंबर 4 को डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर अब हम देखते हैं सर उसकी वेटेज। तो वेटेज इंपॉर्टेंट है 20 से 25%, ठीक है ना। तो देखिए कंपैरेटिवली बहुत ही कम डिफरेंस है हमारे प्रीवियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन से। वहां पर 20 से 30 था, यहां पर 20 से 25 ही हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये सेक्शन और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद हमें अब क्या बात करनी है सर, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, जैसे कि हमारा एक बिजनेस वैल्यूएशन जो कि हमारे सेक्शन नंबर 5 में आ रहा है और इसकी वेटेज देखिए काफी ज्यादा कंपैरेटिवली कम है, 10 से 15% है। तो हमारी को जब प्रायोरिटी सेट करनी है एएफएम के चैप्टर्स की तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन, सर वैल्यूएशन करनी है उसका जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, सही तरीका क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सर अप्रोच क्या रखनी है हमें, तो वैल्यूएशन की अप्रोच जैसे कि एसेट बेस्ड हो सकती है, अर्निंग बेस्ड हो सकती है, कैश फ्लो बेस्ड हो सकती है। इसी के साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं सर, सीएपीएम मेथड है, एपीटी मॉडल है, एस्टिमेटिंग बीटा ऑफ ए अनलिस्टेड कंपनी। अब ये बहुत बड़ा इशू होता ही है सर, क्योंकि हमें पता है लिस्टेड कंपनी का शेयर प्राइस होता है, ईपीएस है, ये सारी बातें होने की वजह से जो बीटा की कैलकुलेशन है वो लिस्टेड कंपनी के लिए इजी हो जाती है, बट अनलिस्टेड कंपनी का क्या करें, तो यहां पर हमें ये बात देखनी होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं
सर यहाँ पर हमें देखना है कि रिलेटिव वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो स्टेप्स क्या हैं उसके, इक्विटी वैल्यूएशन के मल्टीपल्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे, और एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके आगे चलते हैं, तो सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी हाईली टेस्टेबल, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या मार्क करवाया, ईवीए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और सर मैं बताऊं कि आपको नवंबर 23 के अंदर ही ईवीए का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस भी हमारे पास एक है और मार्केट वैल्यू एडेड भी है, ठीक है ना। तो ये इसी से रिलेटेड है। अगर आप ईवीए समझ जाएंगे तो आपको एमबीए समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग कंसर्न का वैल्यूएशन, डिस्ट्रेस कंपनीज का, स्टार्टअप कंपनीज का, ये सारे न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, तो हमें करके जाने हैं। और मैं बता दूं सर ये सब कुछ थ्योरी में है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर नहीं है, थ्योरी में है, ठीक है। आइए सर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स का कैसे करेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ ईएसजी दैट इज एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर्स का, ठीक है ना, उस पर कैसे वैल्यूएशन पे इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ये हमें देखना होगा। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो चैप्टर है इसके अंदर, मर्जर एक्विजिशन, ठीक है ना, और रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। ये सारी हमारे पास पूरा का पूरा एक कंबाइंड चैप्टर है, जिसमें मर्ज अगर होती है कंपनी, अक्वायर होता है कंपनी, तो उस पे ईपीएस का क्या प्रभाव पड़ता है सर, ये हमें को देखना होता है, कंप्यूट करके बताना होता है, ठीक है ना। तो मर्जर का, एक्विजिशन का, रीस्ट्रक्चरिंग का ईपीएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना होता है हम लोग को। क्या सिनर्जी है या नहीं है, क्या शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसमें क्या क्या हमारे पास डिफेंसिव टैक्टिक्स हैं, रिवर्स मर्जर क्या होता है ये सारा थ्योरी है, डाइवेस्चर क्या होता है ये सारी बातें भी थ्योरी के अंदर ही है हमारे पास, ठीक है ना। पार्शियल सेल ऑफ क्या होता है, डी मर्जर, इक्विटी कार्व आउट्स, ये सारी बातें हमको देखनी होंगी। गोइंग प्राइवेट, सर मैनेजमेंट एंड लेवरेज बाय आउट्स, ये सारी बातें हमारे पास थ्योरी में है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सर हमें पता है थ्योरी भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यू तो आ ही चुके हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू की वजह से जो फ्लड गेट्स थे क्वेश्चंस पूछने के आईसीआई के पास खुल चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आइए, क्योंकि ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो आइए, इसके बाद क्रॉस बॉर्डर मर्जर का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, फिर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ये सारी बातें करनी है। और लास्ट जो हमारे पास है, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और नवंबर 2023 में इस पोर्शन से पूछा गया है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। सर देखिए, आप खुद ही देखिए, सर वेटेज के हिसाब से आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, बट जैसा कि मैंने अभी बताया कि नवंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सर स्टार्टअप फाइनेंस के अंदर की पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है। अब यूनिकॉर्न के अंदर एमसीक्यू बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं और उस कंडीशन के ऊपर बेस एक केस स्टडी दे देंगे, वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब सर स्टार्टअप किसको कंसीडर करते हैं, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी एसेट्स क्या होनी चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, सर वो कन्वर्टेड फर्म नहीं होनी चाहिए, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, तो ये सारी बातें हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रायोरिटी पे पीछे रख सकते हैं पर इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्टअप इनिशिएटिव एज पर जीओआई, तो जीओआई की गाइडलाइंस के हिसाब से किस कंपनी को हम स्टार्टअप कंपनी क्लेम कर सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है ना। और सक्सेशन प्लानिंग ऑफ अ बिजनेस, ये सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है वो हो जाता है खत्म, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब जो हमें पता चल चुका है कि आईसीआई ने किन किन सेक्शंस या चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट बताया है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी बनानी, कि कौन सा चैप्टर पहले करेंगे एएफएम में, कौन सा बाद में करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी एएफएम की प्रिपरेशन चालू नहीं करी है तो क्या करना है सर, आपको फटाफट से ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाना है, जहां पर हमारा जो एएफएम का कोर्स है विद 100% वीडियो लेक्चर्स और एकदम आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स में आपको अपने आप को एनरोल करवाना है, जिससे आप अपने शॉर्ट सक्सेस के एक कदम और पास पहुंच जाएंगे। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों को देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।